नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन आप कहाँ से करें, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट को तो इसका सिलेबस ही नहीं पता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको स्टडी करनी होगी। तो आपकी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, यूपी से हो, उत्तराखंड से हो, हिमाचल प्रदेश से हो, या आप रोहतक से हो, या हरियाणा का जो एग्ज़ाम होता है, तो लगभग जो जितने भी स्टेट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जा रहे हैं बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल के लिए, तो उनमें नर्सिंग एप्टीट्यूड का आपका पोर्शन है वो पिछले साल से ही आपका रखा जा रहा है। तो इस बार आपका लगभग सभी स्टेट के लिए ये प्रस्तावित किया गया है कि नर्सिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन भी आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, जिससे कि जो बेसिक नॉलेज है, आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स करेंगे तो उसका जो बेसिक नॉलेज है कि उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपको किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, तो वो चीज़ें आप इसमें एवेलुएट कर सकें। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में जो आपका कंप्लीट सिलेबस है, उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक ई बुक प्रोवाइड करवा रखी है, उसके माध्यम से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें सारा चैप्टर वाइज आपका थ्योरी बेस्ड आपका सिलेबस कवर किया गया है। हर एक चैप्टर के बाद में वन लाइनर क्वेश्चन रखे गए हैं जो आप अच्छे से उसको रीड कर सकते हैं। और जैसे ही आपके कंप्लीट चैप्टर होते हैं उनके बाद में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे गए, 1000+ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो अगर आप नर्सिंग एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये ई बुक आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये ई बुक कहीं भी नहीं मिलेगी, आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है उसी के माध्यम से ही आप अवेल कर सकते हैं। अब अवेल किस तरीके से करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये 1000+ आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और हर एक चैप्टर के इसमें थ्योरी रखी गई है और हर एक चैप्टर के बाद में वन लाइनर क्वेश्चन है और इसके बाद में 1000+ आपके एमसीक्यू रखे गए हैं। ये बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अभी आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन रखा नहीं गया है। बीएससी नर्सिंग में पूछा जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि आपका जो आने वाले कुछ स्टेट हैं उनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पैरामेडिकल का भी रखा जाए। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए ये ई बुक आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जितना फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में फोकस करते हो उतना ही फोकस आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड पे करना है, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कॉमन सब्जेक्ट है जो सभी स्टूडेंट करते हैं। लेकिन नर्सिंग एप्टीट्यूड हुआ या जीके का पोर्शन हुआ या आपका ग्रामर का पोर्शन हुआ, इन पे कम ध्यान देते हैं। आपको मार्क्स यही सब्जेक्ट दिलाते हैं और इन पे अगर आप अलग हट के अपनी प्रिपरेशन करते हो तो आपने डेफिनेटली आप गवर्नमेंट सीट है वो कन्फर्म कर लेते हो। अवेल करने के लिए बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अपना नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी यहाँ फिल करनी है। क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए, बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए आपकी ईमेल आईडी। कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करके रिव्यू एंड पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे रिव्यू एंड पे क्लिक करेंगे, मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद में आपको क्यूआर कोड का ऑप्शन आएगा और उसके जैसे स्क्रॉल करेंगे तो एंटर यूपीआई मेथड दे रखे हैं, मोर पेमेंट ऑप्शन। तो आप कोई भी पेमेंट ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकते हैं, सारे पेमेंट ऑप्शन आपको अवेलेबल करवा रखे हैं। एंटर यूपीआई आईडी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भीम यूपीआई का आपका फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप इनको भी चूज़ कर सकते हैं। मोर पेमेंट ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या बैंक ट्रांसफर सारे ऑप्शन अवेलेबल करवा रखे। जैसे ही अपना पेमेंट कंफर्म करेंगे आपको आपकी नर्सिंग एप्टीट्यूड ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। वहाँ से आप अपनी ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं कर पाते तो जो आपने ईमेल आईडी फिल की थी वहाँ पे भी आपको एक मेल सेंड किया जाता है, वहाँ से भी आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। ये ई बुक आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपके लिए बायोलॉजी है, जितनी आपकी केमिस्ट्री है, जितनी फिजिक्स है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और जिन नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जीके का प्रश्न पूछा जाता है, इंग्लिश ग्रामर का, तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक प्रोवाइड करवा रखी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए भी मैंने आपको ई बुक प्रोवाइड करवा रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए और थ्योरी बेस्ड जो अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए भी अवेलेबल करवा रखी है। तो ऑलमोस्ट आपके लिए जो जितना भी स्टडी मटेरियल चाहिए आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए, गवर्नमेंट सीट अवेल करने के लिए, तो ये आपके लिए एनफ है। इस वीडियो में हम केवल नर्सिंग एप्टीट्यूड की ही बात करें तो ये पोर्शन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और कहीं भी ये आपको बुक नहीं मिलेगी, चाहे मार्केट में या कहीं भी देखेंगे, ये केवल जो लिंक दिया गया है उसी के माध्यम से आप अवेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं जिनमें आपका जो सिलेबस है वो नर्सिंग एप्टीट्यूड का वो कवर नहीं करवाया जाता। जो जनरल साइंस की क्वेश्चंस है वो आपको करवाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे वीडियोज ऐसे ही अवेलेबल करवा रखे हैं, कुछ एक ऐसे वीडियोज़ हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो आपका सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन ही करवा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन करवाए गए हैं इनको आपको अटेम्प्ट करना है, चाहे आपको आते हो या नहीं आते हो। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। तो नर्सिंग प्रोसेस का मुख्य उद्देश्य क्या है।
फर्स्ट ऑप्शन है डायग्नोस डिजीज या ट्रीट इलनेसेस, सी ऑप्शन है प्रोवाइड नर्सिंग केयर या प्रिवेंट डिजीज। तो डायग्नोस करना और जो इलनेस बीमारी को ट्रीट करना और बीमारी की रोकथाम के लिए, तो ये चीज़ें नर्सिंग प्रोसेस में नहीं आती। नर्सिंग प्रोसेस में आती है केवल देखभाल करना, नर्सिंग केयर करना, जो नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना है यही आता है। तो जो नर्सिंग प्रोसेस का मुख्य उद्देश्य होता है ये होता है आपका नर्सिंग केयर करना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाइटल साइन। तो इनमें जो दिए गए हैं 4 ऑप्शन, इनमें से कौन सा एक महत्वपूर्ण संकेत नहीं है? बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट या पेन लेवल। तो जैसे कि आपने देखा होगा बॉडी टेम्परेचर नापते हैं डॉक्टर, ये बिल्कुल ये महत्वपूर्ण संकेत है। ब्लड प्रेशर भी नापते हैं, श्वसन दर भी नापते हैं, तो तीनों चीज़ें ये नापते हैं। आपने कहीं सुना है कि पेन लेवल नापा है या कहीं पे दर्द का स्तर नापा है? बस यही बोलते हैं कि मेरे पेन हो रहा है, मेरे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, थोड़ा कम हो रहा है, बस ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन पेन लेवल नापने के लिए कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, जबकि ये तीनों चीज़ों के लिए है। तो ये वाइटल साइन है, ये तीनों, और ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ एडल्ट पल्स रेट। तो जो वयस्क व्यक्ति होता है तो उसमें जो पल्स रेट होती है, नॉर्मल रेंज क्या होती है उसकी? पल्स रेट, पल्स को बोलते हैं नाड़ी हिंदी में। तो नाड़ी दर कितनी होती है? हार्ट बीट सभी को पता है, नाड़ी दर यहाँ पे 60 to 100 बीट, 80 to 120 बीट पर मिनट, या 100 to 140 बीट पर मिनट, 120 to 160 बीट पर मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है 60 to 100 बीट्स पर मिनट आपकी नाड़ी दर होती है, पल्स रेट होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नो टाइप ऑफ वाउंड। तो दिए गए ऑप्शन में से, ये 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से कौन सा एक वाउंड यानी घाव का प्रकार नहीं है? अब यहाँ पे एब्रिजन का मतलब होता है कि घसीटने से या घर्षण से जो घाव होता है उसे। इंसिजन होता है आपका जो चीरा होता है, चीरा जैसे कट लग जाता है, चीरा मतलब कि डॉक्टर हैं ऑपरेशन करते हैं तो वो चीरा लगाते हैं, तो जो चीरा लगा के जो ऑपरेशन करते हैं उसे भी घाव ही कहते हैं। आपका होता है कंट्यूजन, चोट से, जैसे कहीं भी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ और किसी ने कोई घूंसा मार दिया या कुछ भी हुआ तो उससे क्या वो चोट लग जाती है, फिर घाव हो जाता है, उसे भी घाव कहते हैं। नेक्स्ट है आपका इंजेक्शन। तो इंजेक्शन अगर डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो उससे घाव में काउंट नहीं किया जाता। तो इनमें इंजेक्शन है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये घाव है, ये वाउंड के प्रकार है, इंजेक्शन आपका वाउंड के प्रकार में काउंट नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डोनिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो पीपीई की एक तो फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, ये पूछा जा सकता है। तो पीपीई किट होता है तो उसका पहनने का सही ऑर्डर क्या है? तो इसमें जो सही ऑर्डर है आपका यहाँ पे देख सकते हैं, 4 ऑप्शन दिए, आप इनको अच्छे से रीड कर लीजिए। मैं सही ऑप्शन बता देता हूँ आपको। तो पहले पहने जाते हैं ग्लव्स, फिर पहना जाता है गाउन। गाउन होता है जो चोला डॉक्टर पहने रहते हैं, आपने देखा होगा। फिर होता है मास्क, और फिर इसका 4th ऑप्शन होता है सर पे पहनने वाली वो टोपी। तो इस तरीके से ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो पहनने का सही जो क्रम है वो आपको जानना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ आइसोलेशन प्रिकॉशन यूज फॉर पर्सन विथ हाईली कंटीजियस डिजीज। तो यहाँ पे ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें कौन से टाइप का आइसोलेशन प्रिकॉशन है जो हाईली कंटीजियस, जो खतरनाक बीमारी वाले जो रोगी होते हैं उनके लिए यूज़ में लिया जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन मतलब उसके संपर्क में नहीं आना, तो ये प्रिकॉशन नहीं लिया जाता। ड्रॉपलेट प्रिकॉशन ये भी नहीं है। एयरबोर्न प्रिकॉशन या रिवर्स प्रिकॉशन। तो एयरबोर्न प्रिकॉशन है जो हाईली जो संक्रामक, जो खतरनाक संक्रामक रोगी होते हैं उनके लिए एयरबोर्न प्रिकॉशन मतलब कि उनको एक अलग ही जगह पे रखा जाता है जिससे कि वो सांस लें या सांस छोड़े तो उससे संक्रमण ना फैले। तो उनको एक अलग ही रूम में या एक अलग ही जगह उनको रखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एयरबोर्न प्रिकॉशन। ये चीज़ें आप जब नॉन कम्युनिकेबल या कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है जो आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस में दी गई है, नर्सिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस में आपके नर्सिंग की हिस्ट्री इन इंडिया में क्या है इसकी, या आपके जो क्वालिटीज़ क्या है, आपके ड्यूटीज़ क्या हैं नर्सेज की, तो ये जो काफ़ी सारी आपकी चीज़ें हैं ये आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड में पूछी गई है। और जो ई बुक मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई है उसमें आपका सारा सिलेबस उसमें कवर किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ इंसेंटिव स्पेरोमीटर। तो इंसेंटिव स्पेरोमीटर एक इक्विपमेंट होता है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, टू इम्प्रूव लंग इन्फेक्शन, मतलब कि जो फेफड़े होते हैं उनके कार्य को बढ़ावा देना या इम्प्रूव करना। बी ऑप्शन है डिक्रीज पेन, दर्द को कम करने के लिए होता है ये इंसेंटिव स्पेरोमीटर। या सी ऑप्शन है प्रिवेंट इन्फेक्शन, या जो संक्रमण होता है उसको रोकने के लिए। या डी ऑप्शन है वाउंड हीलिंग, प्रमोट करने के लिए, तो जो घाव होते हैं उनको बढ़ने के बढ़ावा देने के लिए। तो इंसेंटिव स्पेरोमीटर है ये काम में लिया जाता है लंग फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। तो जिनके फेफड़े खराब हो जाते हैं तो उनके लिए ये जो इंसेंटिव स्पेरोमीटर है इसे यूज़ में लिया जाता है, इससे कि जो लंग है वो अच्छे से धीरे धीरे काम करना चालू करे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रूट। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से कौन सा मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रूट नहीं है, मतलब कि ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा एक रूट है जिसके द्वारा हम दवाई नहीं दे सकते, जैसे कि दवाई इंजेक्शन वगैरह वो नहीं दे सकते। ओरल से दे सकते हैं, इंट्रावेनस से दे सकते हैं, अंतःशिराई बोलते हैं, इंट्रामस्कुलर से भी दे सकते हैं, लेकिन इंट्राथेकल से नहीं दे सकते। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल एक तरीके इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको पता हुआ आपने ये चीज़ें पढ़ी भी होगी 12th बायो में। तो एक तरीके से आपको जानने की कोशिश की जाती है नर्सिंग एप्टीट्यूड में कि आपको इन चीज़ों का बेसिक नॉलेज है या नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द ग्लासगो कोमा स्केल। तो ग्लासगो कोमा स्केल एक तरीके का इक्विपमेंट होता है, तो इसका जो मुख्य पर्पज है, मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टू मेजर कॉग्निटिव फंक्शन, टू असेस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, टू एवेलुएट मोटर फंक्शन, या मेजर पेन लेवल। तो पेन लेवल के लिए तो नहीं है कोई भी उपकरण, मोटर फंक्शन के लिए भी नहीं है, ये कॉग्निटिव फंक्शन के लिए भी नहीं है। कॉग्निटिव फंक्शन होता है कि जैसे संज्ञात्मक संकेत होते हैं फंक्शन कार्य प्रणाली, तो उनको मेजर करने के लिए, तो ये उसके लिए भी नहीं है। ये होता है कॉन्शियसनेस, जो चेतना होती है उसको असेस करने के लिए, उसका जो इस तरह उसको असेस करने के लिए ग्लासगो कोमा स्केल है, ये एक इक्विपमेंट होता है, इसे यूज में लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हाइपोग्लाइसीमिया का कौन सा लक्षण नहीं है दिए गए ऑप्शन में से। तो इंक्रीज थर्स्ट, मतलब कि प्यास बढ़ाना, डिजीनेस होता है, चक्कर आना, स्वेटिंग होता है पसीना आना, और कन्फ्यूजन होता है भ्रमित होना। तो यहाँ पे ये 3 चीज़ें हैं, ये आपके हाइपोग्लाइसीमिया में आती है, जबकि इंक्रीज थर्स्ट है ये नहीं आता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंक्रीज थर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि चक्कर आना, पसीना आना, कन्फ्यूजन, ये आपके हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो ई बुक दी गई है उसमें आपका सारा सिलेबस कवर किया गया है। आपके जैसे नर्सेज की क्या क्वालिटीज़ होती है, उनकी ड्यूटीज़ क्या होती है, आपकी जो नर्सिंग है उसकी इंडिया में हिस्ट्री क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है, हॉस्पिटल में इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं, कौन से सिंबल और कौन से इंपॉर्टेंट साइंस हैं। तो ये आपका सिलेबस, आप केवल जो आपसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है नर्सिंग एप्टीट्यूड का बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा वही आपको पढ़ना है। उसके अलावा आप फालतू की चीज़ों पे ध्यान ना दें। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और जो ये ई बुक नर्सिंग एप्टीट्यूड की आपको प्रोवाइड की जा रही है, ये सभी स्टेट, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, सभी स्टेट के लिए यूज़फुल है। सारा सिलेबस इसमें कवर किया गया, और आपके जो भी क्वेश्चन है नर्सिंग एप्टीट्यूड के इसमें से ही पूछे जाने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।